बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है द इंडिया फ्रॉम 1930 टू 1938। ये वो तमाम सिनेरियो के बारे में है जो कि 1930 से 1938 तक हिंदुस्तान में होता रहा है। इसके अलावा ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 8 है। अगर आपने बाकी पार्ट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें तमाम प्री पार्टीशन इवेंट्स के बारे में मैंने डिटेल से बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। In 1932, the British Prime Minister Ramsay MacDonald agreed to give a separate representation to the depressed class in the legislature as demanded by the Ambedkar. The Muslim League liked this idea because it could weaken the Hindu caste leaders. But Mahatma Gandhi, who was known for supporting Dalit rights, went on fast to get the British to take this back. Ambedkar had to give in when it looked like Gandhi's life was at risk. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि 1932 में ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था रैमसे मैकडोनल्ड, वो इस चीज़ पर राज़ी हो गया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, क्योंकि वो डिप्रेस्ड क्लास है, वो माइनॉरिटी है, तो उनके भी राइट्स दिए जाएंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली दिए जाएंगे। तो मुस्लिम लीग जो थी इस चीज़ पर काफ़ी खुश थी, क्योंकि इस चीज़ पर जो हिंदू के लीडर थे और जो हिंदू कौम थी वो काफ़ी वीक हो जाती। तो इसीलिए मुस्लिम लीग वालों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि मुसलमानों को भी अगर पॉलिटिकल स्फेयर में रिप्रेजेंटेशन मिल गई तो वो अपने राइट्स के लिए बात कर सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो महात्मा गांधी जो कि कांग्रेस की तरफ थे और जो कि हिंदुओं के लीडर थे और डेलिट्स के राइट्स को सपोर्ट करते थे। डेलिट्स वो जो काफ़ी डिप्रेस्ड क्लास है हिंदूज़ में जो डिप्रेस्ड क्लास है उसको डेलिट्स कहते हैं। तो उसने इस चीज़ को इनकार किया कि नहीं, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलनी चाहिए मुसलमानों को। और इस चीज़ को रोकने के लिए गांधी ने फास्ट रखा ताकि ब्रिटिशर्स अपना फैसला वापस ले लें। और इसी तरह जब गांधी की तबीयत ख़राब हुई तो इन ब्रिटिशर्स ने भी अपना जितना भी फैसला था जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन का वो वापस ले लिया। अब इसी 1930 टू 1938 के सिनेरियो में जितने भी वाक़यात हुए हैं उनमें एक लैंड ऑफ प्योर का कंसेप्ट अराइज। In 1933, Chaudhry Rahmat Ali made this pamphlet called Now or Never, where he came up with the name Pakistan for the first time. He said it would be the land of a pure and include places like Punjab, North West Frontier provinces, Kashmir, Sindh and Balochistan. But not many people paid attention to it at first. इसमें ये कहा जा रहा है कि चौधरी रहमत अली ने एक पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था नाउ और नेवर, जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र किया गया, सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग टेरिटरी का जिक्र किया गया, अलग एटोनॉमी का जिक्र किया गया मुसलमानों के लिए, और उसको नाम दिया गया लैंड ऑफ प्योर। और लैंड ऑफ प्योर में ऐड किया गया इन इलाकों को जो पंजाब है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर्स प्रोविंसेस हैं, कश्मीर है, सिंध, बलोचिस्तान, इन इलाकों को मिक्स करके एक लैंड ऑफ प्योर का नाम दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन पहले क्योंकि इस आइडिया पर जो चौधरी रहमत अली ने दिया किसी ने इतनी अहमियत ना दी, इतना फोकस ना किया, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर इसी आइडिया को अहमियत मिलती गई। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। तो ये इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो है 1935 ये इंट्रोड्यूस हुआ इसी सिनेरियो में। 2 years later after that in 1935 the government of India act was introduced, giving more power to the provinces in India. This act also increased the number of voters to 35 million. For the first time law and order matter were handled by Indian provincial governments, not British. This shift made Muslim worry about Hindu taking over eventually. गवर्नमेंट एक्ट 1935 में ये कहा जा रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो पावर्स थी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। फर्स्ट टाइम जो हिंदुस्तान के प्रोविंसेस थे उनको पावर दी गई, अथॉरिटी दी गई, और इस एक्ट को हिंदुस्तान में सब ने एक्सेप्ट किया और इस एक्ट को 35 मिलियन वोट्स मिले थे। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जितना भी लॉ एंड ऑर्डर था वो ब्रिटिश हुकूमत के बजाय वो इंडियन प्रोविंसेस गवर्नमेंट के पास गया। ऑल दो द जनरल रूल ऑफ रेगुलेशन थे वो ब्रिटिश बनाते थे, लेकिन जो प्रोविंसेस के मसाइल होते थे, लोकल लेवल के मसाइल होते थे, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करती थी।
तो इसी गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 में इसमें मुसलमानों को काफ़ी डर लगा। मुसलमान अपने बारे में परेशान हुए कि अगर ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाएं तो, क्योंकि हिंदूज जो है वो मेजॉरिटी में, हिंदू के जितने भी प्रोविंसेस थे वो भी मेजॉरिटी में थे। तो इस तरह उनको अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र लग गई थी कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में यही हिंदू हमारे ऊपर काबिज हो जाएं। तो इस एक्ट में प्रोविंसेस को अथॉरिटी तो दी गई, फ़ायदा भी हुआ, लेकिन मुसलमानों को भी इस एक्ट की वजह से परेशान होना पड़ा अपने फ्यूचर के हवाले से। उसके बाद आ जाते हैं 1937 इलेक्शन एंड रिजल्ट कि 1937 के इलेक्शंस में क्या consequences थे। In 1937 election, the Muslim League did well in the provinces where Muslims were in minority, like the United Provinces. However, in Punjab and Bengal, where Muslims were the majority, other regional parties did better. In Punjab, the Unionist Party won and formed a government with Congress. In Bengal, the League had to share power in coalition led by A.K. Fazlul Haq from the Krishak Praja Party. अब 1937 के इलेक्शंस में ये नताइज आए थे कि मुसलमानों के जितने भी प्रोविंसेस थे वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की, हिंदुओं ने भी प्रोविंसेस में काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की। मुस्लिम लीग जहाँ पर माइनॉरिटी में थी, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस है, वहाँ पर काफ़ी अच्छा रोल अदा किया मुस्लिम लीग ने। इसके अलावा पंजाब और बंगाल में जहाँ पर मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर बाकी पार्टीज़ ने अच्छा रोल किया। जैसे कि अगर आप पंजाब में देख लें, वहाँ पर यूनियस्ट पार्टी जीती है और उसी यूनियस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस के साथ। और सेम इसी तरह बंगाल में, क्योंकि लीग जो था उसके पास ज़्यादा पावर्स आई, तो उसी जो लीग थी मुस्लिम लीग, उसने अपनी गवर्नमेंट बनाना चाही कृषक प्रजा पार्टी के साथ। The Congress Party won a lot of seats in the provincial assemblies and formed governments in 7 out of 11 provinces in British India. They focused more on economic and social issues rather than the religious matter. अब इसमें यह कहा जा रहा है कि इन इलेक्शंस में 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा सूबों में कामयाबी हासिल की। जैसे कि अगर आप देखें तो 7 सीट्स जो हैं, 7 सूबों में इसने गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस ने आउट ऑफ 11। इसके अलावा जितनी भी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया इकनॉमिक और सोशल इश्यूज़ पे, ना कि मजहबी मैटर्स पे उसने इतना एम्फसाइज किया है। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जितने भी ताल्लुकात थे वो उत्तर प्रदेश में, यूपी में कुछ कन्फ्लिक्ट्स उनके दरमियान क्रिएट हुए हैं। In Uttar Pradesh, where Congress won, they offered to share power with the Muslim League if the League represented all communities, not just Muslim, but League refused. This decision made the Congress lose support from Muslim people. Additionally, the new administration in UP passed laws about cow protection and the use of Hindi, which upset the Muslim elite even more. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश में, यूपी में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई, कांग्रेस ने इलेक्शंस विन किए, तो उसने मुस्लिम लीग के साथ ये कहा कि हम आपके साथ पावर शेयर करते हैं, लेकिन एक शर्त पर करते हैं कि आपकी जो मुस्लिम लीग की ये पार्टी है तो ये सिर्फ मुसलमानों को ही रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि ये जितनी भी उत्तर प्रदेश में कम्युनिटीज़ हैं उन सबको रिप्रेजेंट करे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस चीज़ से इनकार किया कि नहीं, ये मुस्लिम लीग जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हुए, जिसकी वजह से कांग्रेस ने इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ पास किए, जैसे कि काउ प्रोटेक्शन हो गया, आर्य समाज और हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वगैरह हो गई, जिसकी वजह से मुसलमानों की जो आम लोकल कम्युनिटी है वो तो परेशान थी ही थी, साथ ही साथ जितने भी मुस्लिम लीग में जो इलीट्स हैं वो भी साथ परेशान थे इन लॉज की वजह से। अब इस स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि इन तमाम वाक़यात के बाद जो उत्तर प्रदेश में हुए, इन तमाम वाक़यात के बाद मुसलमानों को इस चीज़ से डर लगने लगा कि अगर एक दफ़ा अंग्रेज़ यहाँ से चले गए तो फिर हिंदू मज़ीद उनके ऊपर मोनोपली कायम करेंगे और इस तरह के रूल पास करेंगे जिसमें मुसलमानों का इस हिंदुस्तान में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से मुसलमानों में ये डर की लहर पैदा हुई और उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि उनके लिए एक अलग ज़मीन होनी चाहिए। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, जो कि मैंने तमाम सिनेरियो के बारे में बताया जो कि 1930 से 1938 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुआ है। इसके अलावा ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 8 था। अगर आपने मज़ीद इन प्री पार्टीशन इवेंट्स को समझना है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी और चीज़ को समझना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना लूँ। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।